सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। एक समय था जब बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न बाबा साहब के समक्ष आया कि आखिर निरक्षरों को यानी कि बिना पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार कैसे दिया जाए। तो इस बारे में बाबा साहब का क्या विचार है, आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। बाबा साहब इस बात का कड़ा विरोध करते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, वोट का अधिकार मिलना चाहिए, तो बाबा साहब क्या कमेंट करते हैं यहाँ पर, बहुत दिलचस्प रहेगा आज के अंबेडकर संदेश में जानना। तो आज का अंबेडकर संदेश बिना विलंब के हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों। बाबा साहब इस बात को भी कहते हैं कि आप चाहे जितना पढ़े लिखे हों, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अनुभव होता है, वार्ता करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, पढ़ने से ज़्यादा उस ज्ञान की अहमियत को बाबा साहब यहाँ पर वर्णित करते हैं मेरे साथियों। आज का अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक जरूर बात कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा आज के अंबेडकर संदेश को। ये हमारा विशेष निवेदन आपसे है। बिना विलंब के आज के अंबेडकर संदेश को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से जो यहाँ पर शीर्षक है डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के साथ, मेरे साथियों क्या तर्क रखा बाबा साहब ने यहाँ पर साइमन कमीशन के समक्ष कि निरक्षरों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। इसके पक्ष में बाबा साहब क्या बोले हैं और इसके विपक्ष में क्या बोले हैं, आज के अंबेडकर संदेश में अब हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से बाबा साहब लिखते हैं कि अतः अक्सर उछाले जाने वाले इस सवाल के जवाब में कि निरक्षर लोगों को मताधिकार कैसे दिया जाए, बाबा साहब यहाँ पर इस प्रश्न का सीधे सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि एक और प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि मेरा उत्तर है कि उनकी निरक्षरता के लिए कौन जिम्मेदार है, निरक्षरों को कैसे मताधिकार दिया जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आखिर उन्हें निरक्षर बनाया किसने। तब बाबा साहब कहते हैं यदि निरक्षरता का दायित्व तो सरकार का है तो मताधिकार के लिए साक्षरता की शर्त रखना बहुसंख्यक लोगों को मताधिकार से वंचित करना है। निरक्षरों का उसमें अपना कोई दोष नहीं, क्योंकि उनके लिए जिस साक्षरता की व्यवस्था की गई है उसे प्राप्त करने का उन्हें कभी अवसर ही नहीं मिला। यदि इस बात को मान भी लिया जाए कि निरक्षरता दूर होने पर ही मताधिकार मिलेगा, तो इसकी क्या गारंटी है कि निरक्षरता दूर करने के लिए यथाशीघ्र प्रयास किए जाएंगे। मेरे साथियों, इस तरह के तर्क बाबा साहब यहाँ पे रख रहे हैं। आज के अंबेडकर संदेश में तर्क से भरपूर आज का अंबेडकर संदेश है, जहाँ पर मताधिकार के पक्ष में बाबा साहब यहाँ पर अपने तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित होते हैं, तो अभी अभी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाबा साहब लिखते हैं कि राष्ट्र निर्माण के अन्य प्रश्नों की भांति ही शिक्षा का प्रश्न भी अंततः धन के प्रश्न से जुड़ा है। आखिर कैसे धन के प्रश्न से कैसे जुड़ा है शिक्षा का प्रश्न। तब बाबा साहब लिखते हैं कि जब तक पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होता, शिक्षा का प्रसार भी नहीं हो सकता। ये धन कहाँ से आए, ये भी एक सवाल है और उसे हल किया जाना है। बाबा साहब ने सिर्फ समस्याएं कभी नहीं उठाई मेरे साथियों। अगर बाबा साहब ने किसी समस्या को उठाया है तो उसी स्पीच में समाधान भी दिया है। ये खास बात थी बाबा साहब के संबोधन की। बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं कि ये निर्विवाद है कि मौजूदा मताधिकार के जरिए जिस परिषद का निर्वाचन होगा वह कभी भी इस समस्या का हल नहीं खोज सकती। सीधी सी बात है, शिक्षा के लिए धनवानों पर कर लगाकर यानी कि टैक्स लगाकर, अमीर लोगों पर टैक्स लगाकर शिक्षा के लिए धन प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान परिषद पर धनवानों का ही नियंत्रण है। निश्चय ही धनवान उस समय तक निर्धनों के लाभ के लिए अपने ऊपर टैक्स लगवाने पर कभी राजी नहीं होंगे, तब तक कि उन्हें विवश न कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्था की स्थिति तभी लाई जा सकती है जबकि परिषद के गठन में आमूल परिवर्तन हो। बाबा साहब कहते हैं कि वर्तमान में जो काउंसिल है उसमें अमीर लोग भरे पड़े हैं और अमीर लोगों पर टैक्स आप लगाएंगे तो काउंसिल के जो सदस्य हैं, चूंकि अमीर लोग हैं, वो अपने आप पर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। इसलिए बाबा साहब इस बात पर बल देते हैं कि सबसे पहला काम होना चाहिए उस काउंसिल के सदस्यों को चुनने में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि अमीर लोगों की जगह गरीब लोगों को, निरक्षर लोगों को चुना जाए उसमें। तब बाबा साहब आगे कहते हैं इससे वहां निरक्षरों तथा निर्धनों के पक्ष में भरपूर आवाज उठाई जा सकेगी। जब तक ऐसा नहीं होगा निरक्षरता का प्रश्न कभी हल नहीं हो सकता। ये था समाधान बाबा साहब के द्वारा दिया गया।
उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना घोर अन्याय की स्थिति पैदा करना है। पहले लोगों को निरक्षर रखना और फिर उनकी निरक्षरता को उन्हें मताधिकार से वंचित रखने का आधार बनाना घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। मेरे साथियों, यहाँ पर देखिए बात साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि पहले तो उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, शिक्षा उन्हें लेने नहीं दी गई, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, और उसके बाद कहते हैं कि पढ़े लिखे निरक्षर लोगों को कैसे मताधिकार दे दिया जाए। यानी कि बाबा साहब कहते हैं लेकिन वास्तव में ये समस्या इससे भी विकराल है। अपनी निरक्षरता को दूर करने का उनके पास एकमात्र उपाय मताधिकार है। उन्हें निरक्षर रखना, उनकी निरक्षरता को सदा के लिए बनाए रखना है और उनके मताधिकार प्राप्ति के अवसर को अनंत काल तक स्थगित करना है। कहा जा सकता है कि सवाल इस बात का नहीं है कि निरक्षरता के लिए कौन जिम्मेदार है, सवाल यह है कि क्या निरक्षर लोगों को मताधिकार प्रदान किया जाए। मेरा जवाब है कि यह साक्षरता या निरक्षरता का प्रश्न नहीं है, प्रश्न केवल बुद्धिमत्ता का हो सकता है। जो साक्षरता को कसौटी मानने का आग्रह करते हैं और जो ये आग्रह करते हैं कि मताधिकार पाने से पूर्व साक्षर बनना होगा, वे मेरे विचार में दो गलतियां कर रहे हैं। जो लोग मताधिकार देने के पक्ष में हैं लेकिन साक्षर लोगों को, निरक्षर को नहीं, वो ऐसे लोग दो गलतियां करते हैं। ये बात बाबा साहब कहते हैं। वो दो गलतियां कौन सी हैं जान लीजिए। बाबा साहब कहते हैं उनकी पहली गलती यह मान्यता है कि एक निरक्षर व्यक्ति निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकता। पहली गलती तो वो ये मानकर कर रहे हैं कि निरक्षर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता, और अब बाबा साहब तर्क के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा ये सिद्ध कर देते हैं कि एक निरक्षर व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। बाबा साहब कहते हैं परंतु ये सर्वविदित है कि कोई निरक्षर व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमान हो सकता है। यह कोई विरोधाभास नहीं है। वास्तव में अनुभवों से ये निष्कर्ष प्रमाणित हो जाएगा कि भारत सहित सारे संसार में निरक्षर व्यक्ति भी इतनी बुद्धि रखते हैं कि सोच समझकर अपने कामकाज चला सकें। बहरहाल कानूनी मान्यता है कि एक उम्र के बाद हर व्यक्ति में इतनी बुद्धिमत्ता आ जाती है कि वह अपना कामकाज संभालने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। मताधिकार के उपयोग में निरक्षर व्यक्ति आसानी से गलती कर सकता है, परंतु बंबई के विकास विभाग ने भी निर्णय की उतनी ही बड़ी गलतियां की हैं। भले ही उनके लिए वे निंदनीय हैं, परंतु साथ ही साथ उन्हें सहन किया जाता है, और भले ही वे उससे भी बड़ी गलतियां कर बैठे, बेहतर यही होगा कि उन्हें मताधिकार मिले, क्योंकि स्वतंत्र तथा जन निर्वाचित सरकार के प्रति समूची आस्था का मूल आधार यह दृढ़ धारणा है कि आज़ादी की गलतियों से कोई व्यक्ति जितना गमाता है उसे कहीं अधिक वह अनुभव से प्राप्त करता है। अतः समझ में नहीं आता कि जो सत्य अराजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के बारे में मान्य है और राजनीतिक क्षेत्र के बारे में मान्य क्यों नहीं होना चाहिए। उनकी दूसरी गलती यह मान्यता है कि निरक्षर की तुलना में साक्षर व्यक्ति को कहीं उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता या ज्ञान अनिवार्यता प्रदान करती है। बहुत ध्यान दीजिए मेरे साथियों, दूसरी गलती क्या है। निरक्षर की तुलना में साक्षर व्यक्ति कहीं उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता या ज्ञान रखता है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि इस संबंध में ब्राइस का कथन उद्धृत किया जा सकता है। ब्राइस का एक लंबा सा कथन है जिसको अब हम आपके समक्ष रखते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज, आधुनिक लोकतंत्र के अपने सर्वेक्षण में उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि पढ़ने व लिखने की योग्यता कहाँ तक नागरिक योग्यता में सहायक होती है, और उसका उत्तर इस प्रकार दिया है। अब कोटेशन पूरा कंप्लीट आप स्टेटमेंट देखिए। वो लिखते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से एकमात्र यही कसौटी उपलब्ध है, हम उसे पर्याप्त कसौटी मान लेते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है भी? हम में से कुछ लोगों को स्मरण होगा कि इंग्लैंड में 60 वर्ष पहले देहात के लोग चतुर होते थे। वे अनपढ़ थे पर सहज बुद्धि के धनी थे। अपनी कुशाग्र बुद्धि और ठोस विवेक के आधार पर वे मतदान के लिए पूर्ण सक्षम थे, वैसे ही जैसे कि उनके नाती पोते अखबार पढ़ने और सिनेमा देखने के बाद आज हैं। यूनानी मतदाता नागरिक मताधिकार के लिए अधिक सक्षम थे। आज के आधुनिक लोकतंत्रों के मतदाताओं से इन यूनानी मतदाताओं ने और उनमें से कुछ ने तो राजनीति छपी या लिखी पुस्तक आदि से नहीं सीखी, बल्कि कुशल वक्ताओं को सुनकर और आपस में वार्ता द्वारा सीखी थी। पढ़ने से अधिक लाभ आपसी वार्ता से होता है। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब यहाँ लिखते हैं।
पढ़ने से अधिक लाभ आपसी वार्ता से होता है। और ये सही मायने में ये विचार यहाँ पर ब्राइस का है। मेरे साथियों, ये ब्राइस का कथन उद्धृत किया है बाबा साहब ने, और आधुनिक लोकतंत्र नामक पुस्तक में वो लिखते हैं कि पढ़ने से अधिक लाभ आपसी वार्ता से होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तर्क यहाँ प्रस्तुत किया गया। कहा गया कि वार्ता में मन अधिक सक्रिय रहता है। जब हम लोग एक दूसरे से वार्ता करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो ब्राइस कहते हैं कि वार्ता में मन अधिक सक्रिय रहता है, क्योंकि सुनते समय मस्तिष्क कम निष्क्रिय रहता है। अगर आप बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, तो जो हमारा मस्तिष्क है वो कम निष्क्रिय रहता है। चिंतन का महत्व है, पढ़ने का नहीं। एक बार पुनः हम इस कोटेशन को रिपीट करते हैं। पढ़ने से अधिक लाभ आपसी वार्ता से होता है। वार्ता में मन अधिक सक्रिय रहता है, क्योंकि सुनते समय मस्तिष्क कम निष्क्रिय रहता है, यानी कि अधिक सक्रिय रहता है। चिंतन का महत्व है, पढ़ने का नहीं। वार्ता होती है तो चिंतन भी होता है, मनन भी होता है, तर्क वितर्क भी होता है। तो वहाँ वार्ता से कहीं ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, ब्राइस के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि पढ़ने से अधिक लाभ आपसी वार्ता से होता है। यानी कि यहाँ पर साक्षरता से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। एक निरक्षर व्यक्ति भी जब वार्ता करता है तो वो एक दूसरे के बीच जो कन्वर्सेशन होता है, जो अनुभव प्राप्त होता है एक दूसरे से, तर्क वितर्कों से, वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अहमियत रखता है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। चिंतन से मेरा मतलब है तथ्यों को हृदयंगम करने की शक्ति और उसके आधार पर तर्क की शक्ति। बातचीत में बुद्धि की नोक झोंक चलती है और उसके लिए कुछ मानसिक चेष्टा होती ही है। लेकिन इस युग में चिंतन का स्थान पठन ने ले लिया है, यानी कि पढ़ाई लिखाई ने ले लिया है। जो व्यक्ति केवल अपनी पार्टी का समाचार पत्र पढ़ता है और अन्य प्रकार की खिचड़ी सामग्री के साथ राजनीति के उसके दांव पेचों का ज्ञान प्राप्त करता है और अपराधों और फुटबॉल मैचों का विवरण पढ़ता है, वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि सवाल के दूसरे पहलू भी हैं और उनके बारे में कभी कभार ही पूछता है। वह ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि जो कुछ अखबार में छपा है उसके सबूत क्या है, क्योंकि मुद्रित सामग्री किसी अज्ञात शक्ति की प्रतिनिधि दिख पड़ती है। अतः वह वार्ता में सुनी बात की अपेक्षा छापी गई बात पर अधिक सहजता से विश्वास कर लेता है। वह उसके ऐसे बयानों पर विश्वास कर लेता है जो शायद निराधार और मनगढ़ंत होते हैं। यदि वह वर्कशॉप या आय व्यय लेखा कार्यालय के अपने किसी साथी से उन्हें सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा। इसके अलावा ज्ञान तो ज्ञान है, उसके वृक्ष पर तो अच्छाई के फल भी होते हैं और बुराई के भी। ये जरूरी नहीं कि मुद्रित सामग्री में पाठक को सच अधिक मिले और झूठ कम। इसमें अपवाद वे पाठक होते हैं जो विशद अध्ययन करते हैं और विवेक क्षमता रखते हैं। पार्टी का मुखपत्र कुछ तथ्यों को दबा देता है और कुछ को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। अतः वह सबसे घटिया मार्गदर्शक है, क्योंकि असत्य को बार बार लगातार दोहराकर वह अधिक प्रभाव डाल सकता है। कोई व्यक्ति या संस्था उतना प्रभाव नहीं डाल सकती। मुद्रण के आविष्कार से पूर्व आध्यात्मिक तत्वों से लैस केवल धर्म उपदेशक ही इतना प्रभाव डाल सकते थे। केवल अपनी पार्टी के समाचार पत्रों से मार्गदर्शन ग्रहण करने वाले आधुनिक मतदाता की दशा अपने दादा से बेहतर नहीं है। आज से 80 वर्ष पूर्व उसका दादा अपने जमींदार अथवा नियोजक के और आयरलैंड में अपने पुरोहित के इशारे पर वोट देता था। कम से कम दादा इस बात से तो अवगत होते थे कि वह किसका अनुयायी है, जबकि समाचार पत्र में विवाद के केवल एक पक्ष को पढ़ने वाला उसका पौत्र स्वार्थी तत्वों के भ्रमजाल में फंस जाता है। अपने भोलेपन के कारण वह मुखपत्रों के मालिकों के इस भ्रमजाल को लोकमत तथा लोक कल्याण मान बैठता है। इस प्रकार कोई लोकतंत्र जिसमें केवल पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, चिंतन और मनन की नहीं, वह केवल पढ़ने की योग्यता के बल पर उच्च कोटि का तो नहीं हो जाएगा। मेरे साथियों, अक्सर आपने देखा होगा जो सिर्फ लोग एक तरफा स्टडी करते हैं, सिर्फ अखबारों का अध्ययन करते हैं, वास्तविकता यानी कि धरातल पर काम नहीं करते, धरातल पर वार्ता नहीं करते, मीटिंग कैडर आयोजित नहीं करते या सम्मिलित नहीं होते, तो ये जब नहीं करते हैं तो उन्हें अनुभव, सटीक अनुभव प्राप्त नहीं होता, धरातली अनुभव प्राप्त नहीं होता। वो अखबार पढ़ते हैं और अखबार में जो कुछ भी छपा है उसको हूबहू सही सही मान लेते हैं, जबकि बाबा साहब कहते हैं अखबारों में बहुत सारी चीज़ें मनगढ़ंत भी होती हैं। तो ऐसे में बाबा साहब यहाँ स्पष्ट
संदेश देते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का सार कहें, सारांश कहें कि हमें पढ़ने से ज़्यादा वार्ता पे भी फोकस करना चाहिए। वार्ता तभी होगी जो कम से कम एक से अधिक व्यक्ति आपके पास होंगे, 2 या 2 से अधिक लोग होंगे। यानी कि जब आप मीटिंग, कैडर, रैली, महारैली इस तरह का आयोजन करते हैं तो वहाँ पर वार्ता होती है, स्पीचेज होते हैं, उपदेश होते हैं और वहाँ से एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान को बाबा साहब स्थायी मानते हैं, अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कहीं ज़्यादा पढ़ने से। किताबें पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे ज़्यादा वार्ता से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको अहमियत बाबा साहब देते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का मेरे साथियों यही प्रश्न है कि पढ़ने से अधिक लाभ वार्ता से होता है, ऐसा क्यों? ब्राइस के शब्दों को उद्धृत करते हुए बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट ढंग से उनके कथन को रखा है और बहुत स्पष्ट किया है कि आखिर पढ़ने से अधिक लाभ वार्ता से होता है, ऐसा क्यों, यानी कैसे होता है, क्यों होता है। इस प्रश्न के जवाब में आप एक लाइन में भी आंसर कर सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मताधिकार पर लेकर हम उपस्थित हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट अम्बेडकर संदेश है, आप इसे जन जन तक पहुंचाएंगे जरूर, मुझे पूरा भरोसा आप पर है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।